के दिन चल रहे थे और ठिठुरन अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। हवा में ऐसा तीखापन था कि सांस लेते ही फेफड़ों में सुइया चुभने का एहसास होता। लालापुर में माघ का मेला पूरे शबाब पर था। रंगीन झूलों की चरमराहट, ढोल नगारों की गूंज और भीड़ की हंसी के बीच आग की लपटें कांप रही थी। उसी मेले की चहल पहल में चार दोस्त मिले और बेफिक्री में घूमने निकल पड़े, हंसते बोलते, ठंड को मजाक समझते हुए। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, रोशनियां धुंधली पड़ने लगी। शाम ने रात की चादर ओढ़ ली। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। तभी वो चारों दोस्त घर की ओर चल पड़े। तभी उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की मेले के बाहर अकेली खड़ी थी, शॉल में लिपटी ठंड से कांपती हुई। चारों की हंसी एक पल को थम गई। नजरों की गर्मी ठंड से ज्यादा चुभने लगी। देखो, सामने वो लड़की खड़ी है, पूरी भीड़ और मेले की रोशनी से अलग, बिल्कुल अकेली, वो भी इतनी रात में। हाँ भाई, इस ठंड और कोहरे में ये लड़की यूं ही वहाँ क्यों खड़ी है? कुछ तो बात है, वरना अब तक मेले में लौट जाती। हाँ यार, मुझे भी अजीब लग रहा है। या तो किसी का इंतजार कर रही है या फिर रास्ता भटक गई होगी। इतनी देर से वहीं खड़ी है, इधर उधर भी नहीं देख रही। चलो पास चलकर पूछ लेते हैं। हाँ चलो, ठंड वैसे ही हड्डियां जमा रही है। अगर सच में बेचारी को मदद चाहिए हुई तो मदद कर देंगे। चलो चलकर उससे पूछते हैं, पता करते हैं आखिर माजरा क्या है। अरे छोड़ यार, तू पागल है क्या? इतनी सुनसान जगह और वो भी अकेली लड़की, ऐसे हालात में कोई यूं ही खड़ी नहीं रहती। क्या पता कोई छलावा हो या फिर उसकी नीयत ही ठीक ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़े और कोई मुसीबत गले पड़ जाए। उन्हीं के बीच खड़ा था सचिन, जो चुप तो था लेकिन उसकी नजरें बार बार उस लड़की पर टिक जा रही थी। उसके चेहरे की हल्की मुस्कान और आंखों की बेचैनी साफ बता रही थी कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ इसे यूं अकेला छोड़ना ठीक नहीं। इतनी रात है, ठंड है और कोई साथ भी नहीं। अगर हम थोड़ा पास जाकर उससे बात करते हैं तो शायद इसे भी अच्छा लगे। आखिर मौका रोज रोज थोड़ी मिलता है। सचिन, तू पागल हो गया है क्या? लड़की देखी नहीं कि दिमाग भटकने लगता है। हर जगह वही सोच लेकर चल देता है। थोड़ा तो अक्ल से काम ले, ये कोई मजाक की जगह नहीं है। अरे पंकज, तेरी ये फटने वाली आदत कभी जाएगी नहीं। हर बात पर डरने लगता है। कुछ नहीं होने वाला। चलो ना, चलते हैं। ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। और फिर ठंड का ये दिन। पंकज बार बार मना कर रहा था। उसका मन मानो किसी अनदेखे खतरे की आहट सुन रहा हो। लेकिन सचिन की जिद और उसकी तीखी नजरों के आगे उसकी एक भी न चली। अरे पंकज, अब बस भी कर। इतना क्या सोच रहा है? हर बात में डर ढूंढ लेता है। चल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यूं खड़े रहकर तो कुछ बदलने वाला नहीं है। चल सचिन, चलते हैं। फिर वो लोग धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। सचिन के मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे। वहीं पंकज की जान हलक में अटकी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर पल उसे लग रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहा है। तुम इस वीरान जगह पर क्या कर रही हो? इतनी रात और इतनी ठंड में यहाँ अकेली खड़ी होना ठीक नहीं लगता। क्या तुम रास्ता भटक गई हो या फिर कोई और बात है? भैया, मैं मेला घूमने आई थी, लेकिन अब मेरे घर वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने पूरे मेले में हर तरफ ढूंढ लिया, भीड़ में, झूलों के पास, दुकानों के बीच, पर वो कहीं नहीं मिले। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं ना। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, डरने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे, बस भरोसा रखो। लेकिन भैया, ना तो आप लोग मुझे जानते हैं और ना ही मैं आपको जानती हूँ। ऐसे में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन में डर सा बैठ रहा है और भरोसा भी नहीं हो पा रहा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
हम लोग वैसे नहीं हैं। तुम्हें वहां से अकेला देखकर मदद के लिए आ गए हैं। बस तुम्हें सुरक्षित महसूस कराना और सही जगह तक पहुंचाना हमारा मकसद है। हमें बताओ तुम्हारा घर किस गांव में है, ताकि हम तुम्हें बिना किसी परेशानी के पूरी सुरक्षा के साथ सही सलामत वहां तक पहुंचा सके। सचिन ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बातों के जाल में उसे धीरे धीरे फंसा लिया और उसे भनक तक नहीं लगी कि भरोसे की ये मीठी बातें किसी गहरी साजिश की शुरुआत थी। मेरा घर यही लालापुर के घने जंगल के आगे रामपुर गांव में है, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और रास्ते खुद ही डराने लगते हैं। इसलिए मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, हम 4 लोग तुम्हारे साथ हैं। जब तक हम हैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम तुम्हें पूरी हिफाजत के साथ तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। सचिन उस लड़की को मीठी मीठी बातों में उलझाकर चुपचाप वहां से आगे बढ़ चला। उसके कदम जिस रास्ते की ओर मुड़े, वहां रोशनी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी और सामने घनघोर जंगल अपनी डरावनी खामोशी के साथ खड़ा था, जहां हर सरसराहट किसी अनदेखे खतरे का इशारा कर रही थी। लेकिन सचिन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बाहर से वो शांत और मददगार दिख रहा था, मगर उसके भीतर कोई गहरी चाल पक रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उसकी आवाज में अजीब सी गर्माहट उतरने लगी। आंखों की चमक बदल गई और हर कदम के साथ उसका नकाब धीरे धीरे खिसकता गया। अब साफ होने लगा था कि ये सफर सिर्फ घर तक पहुंचाने का नहीं था। लेकिन तभी सचिन की हरकत अचानक बदल गए। मदद का दिखावा करते हुए वह अपनी असली मंशा जाहिर करने लगा। सचिन ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। भैया, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? आपकी मंशा मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। आपकी पकड़ से डर लग रहा है। कृपया मेरा हाथ छोड़िए। ऐसा मत कीजिए। मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। डरो मत, मेरी मनसा गलत नहीं है। यहाँ रास्ता फिसलन भरा है, अंधेरा भी बढ़ रहा है, इसलिए बस संभालने के लिए हाथ थामा था। नहीं, आप मेरा हाथ छोड़िए। मुझे आपके सहारे या सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद संभल सकती हूँ। अंधेरा चाहे जितना हो, रास्ता चाहे जैसा भी हो, मैं नहीं गिरूंगी। बस मेरा हाथ छोड़ दो। तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है और अब तू वही करेगी जैसा मैं कह रहा हूँ। भैया, मैंने आप लोगों पर भरोसा करके आपके साथ आने की हिम्मत की थी, और आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? आपकी बातें और हरकतें बिल्कुल गलत हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या सही है और क्या गलत, अब तू मुझे सिखाएगी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जा रहा है उतना समझ ले और चुपचाप वही कर जो कहा जाए। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। कृपया ऐसा मत करिए। मेरे दिल की हालत समझिए। एक बार रुक जाइए। मैं आपसे सच्चे मन से गुजारिश कर रही हूँ। कांचना ने सचिन के सामने गिड़गिड़ाकर बहुत हाथ पैर जोड़े, मगर उन चारों के दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी नीयत साफ हो चुकी थी और हालात पल पल और खतरनाक होते जा रहे थे। किसी तरह कांचना ने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ छुड़ाया और अंधेरे को चीरती हुई वहां से भाग निकली। पीछे पीछे उन चारों के कदमों की आहट गूंजने लगी। जंगल जैसे उसके रास्ते बंद करता जा रहा था। जान बचाने का कोई और रास्ता न देख कांचना ने आखिरी दांव खेला और अपनी इज्जत बचाने के लिए नहर की ओर छलांग लगा दी। वे चारों लड़के भागते भागते उसी नहर के पास गए, लेकिन कांचना उन्हें दिखाई नहीं दी। अरे यार, ये लड़की गई कहाँ? अभी तो इसी तरफ आती दिखी थी, नजर हटते ही गायब कैसे हो गई? कहीं छिप तो नहीं गई आसपास? ढूंढो उसे, बचकर जानी नहीं चाहिए। वे चारों इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए
नहर के आसपास कांचना को ढूंढने लगे। झाड़ियों के पीछे, रास्तों के मोड़ों पर, नहर के किनारे हर जगह तलाश की गई, मगर काफी देर तक भटकने के बाद भी कांचना का कोई सुराग नहीं मिला। सन्नाटा गहराता जा रहा था और उसी खामोशी में उनके दिलों में एक अजीब सा डर डर करने लगा। तभी पंकज बोला, चलो यार, अब यहाँ से चलते हैं। रात काफी गहरी हो चुकी है। कहीं उस लड़की के चक्कर में ज्यादा देर रुककर हम खुद किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। इस सन्नाटे में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तेरी फिर से फटने लगी क्या? ज्यादा बोल मत, चुपचाप ढूंढ उसे। अभी वो यही कहीं आसपास ही होगी, अंधेरे में छिपी हुई। जल्दी कर, इससे पहले कि वो हमारी पकड़ के भाग जाए। चुप कर तू, तेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। अब और बहस नहीं, तुम दोनों मेरी बात मानो और यहाँ से निकलते हैं। इस अंधेरे में उसे ढूंढने का कोई मतलब नहीं। जो होना था हो गया। पंकज की बात सुनकर वे दोनों अनमने मन से चलने के लिए राजी हो गए, लेकिन सचिन अब भी उसी जिद पर अड़ा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से और बेचैनी से तना हुआ था, जैसे वो अभी भी कांचना को छोड़ने के लिए तैयार ना था। मगर अंधेरी रात, चारों तरफ पसरा सन्नाटा और सामने पंकज की बातें, इन सब के आगे आखिरकार सचिन की एक भी ना चली। भारी कदमों और बेचैन नजरों के साथ तीनों ने पीछे मुड़कर देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गए, जबकि उनके पीछे रह गया कांचना की बेजान लाश। कांचना नहर के नीचे मारी हुए पड़ी थी। सुबह हुई और गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों में ऐसे लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खेतों में हल चलने लगे, चूल्हों से धुआं उठने लगा और जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए, लेकिन उस रात की खामोशी, जंगल की सरसराहट और नहर के पास घटी अनकही घटना, कांचना की वो आत्महत्या जो उस चारों की वजह से अपनी जान गंवाई थी, इस सब से गांव वाले अभी अनजान थे। लेकिन कहते हैं ना, यदि किसी की इच्छा पूरी ना हो तो वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नए रास्ता बनाने लगता है। कुछ ऐसा ही किया कांचना ने भी। कुछ दिनों बाद लालापुर और रामपुर के बीच का रास्ता अजीब वजहों से चर्चा में आने लगा। काका, कल रात जब मैं रामपुर वाली नहर के पास से गुजर रहा था, तब अचानक मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि कदम अपने आप रुक गए, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा। कामता, तुमने भी वो आवाजें सुनी थी ना? एक दिन मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, तब मुझे भी बिल्कुल वैसी ही रोने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन मैंने उसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। क्या बातें कर रहे हो? अभी तक तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग तो खुद रात बेरात उसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। न कभी कुछ देखा, न ही ऐसी कोई आवाज सुनी। नहीं काका, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस माघ मेले के बाद से कुछ तो जरूर हुआ है, जो हमें अभी तक पता नहीं चल पाया। जैसे उस रात के बाद सब कुछ बदल गया हो। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि जो भी रात के समय नहर के पास से गुजरता, उसे पानी के भीतर से किसी के रोने की दर्द भरी आवाज सुनाई देती। कभी किसी को लगता जैसे कोई बेबस होकर मदद के लिए पुकार रहा हो, तो कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई अंधेरे में किसी का नाम लेकर उसे अपने पास बुला रहा हो। और वही आवाज सुनते ही लोगों के कदम अपने आप ठिठक जाते। एक रात अचानक सचिन का बैल अपना खूंटा तोड़कर बेकाबू होकर उसी नहर की ओर भाग निकला। हड़बड़ाया हुआ सचिन उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। अंधेरे में बस पैरों की आहट और बैल की हाफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो नहर के पास पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। उसे कांचना नहर के किनारे बैठी दिखाई दी, गीले बालों और झुके चेहरे के साथ, मानो उसे वहीं किसी का इंतजार हो। तुम आ गए सचिन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
इस नहर के किनारे, इसी सन्नाटे में हर रात तुम्हारे कदमों की आहट सुनने की आस में बैठी थी। तुम वही हो ना जो उस रात माघ मेले में हमें मिली थी? वही लड़की जो रास्ता पूछते हुए हमारे साथ चली थी। मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम आज यहाँ इस नहर के किनारे मेरे सामने खड़ी हो। हाँ, मैं वही हूँ। तुमने मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया, शायद इसलिए क्योंकि उस रात की यादें आज भी तुम्हारे जहन से उतरी नहीं है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने लोगों से सुना है कि इस नहर के पास किसी का साया भटकता रहता है। रात में आवाजें आती है, लोग डर के मारे भाग जाते हैं। मैं ही तो हूँ वो साया सचिन। मैं ही इस नहर के किनारे भटकती रहती हूँ, जिसने मेरी आवाज को अपना रास्ता बना लिया है, और अब जो भी यहाँ आता है उसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हूँ। सचिन ने जैसे ही ये सुना, उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांस अटक सी गई, और नहर की ठंडी हवा में उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि अपने ही किए का सामना कर रहा है। उस रात तुम्हें क्या लगा था कि मैं कहीं अंधेरे में छिप गई हूँ? नहीं सचिन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस रात मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए इसी नहर में छलांग लगा दी थी, और उसी ठंडे पानी ने मेरी सांसें तोड़ दी। कांचना की बात सुनते ही सचिन की जान जैसे हलक में अटक गई। उसकी टांगों ने साथ छोड़ दिया, और वह लड़खड़ाता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। कांपते हाथों को जोड़कर वह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। आंखों में डर और पछतावे का सैलाब था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस रात मैंने जो किया उसका एहसास अब मुझे हर सांस के साथ जलाता है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। बस एक बार मुझे माफ कर दो। माफी? और वो भी तुम्हें? उस रात मैं तुम्हारे सामने कितनी गिड़गिड़ाई थी, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी हर पुकार उस अंधेरे में दबा दी थी। सचिन घुटनों के बल बैठा, कांचना के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसकी आवाज डर और पछतावे से टूट रही थी, लेकिन कांचना की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ ठंडा सन्नाटा था। अगले ही पल उसने उसे उसी नहर की ओर धकेल दिया। अंधेरे में पानी ने एक पल को हलचल ली, फिर सब कुछ शांत हो गया। उस खामोशी में सचिन की किस्मत भी हमेशा के लिए डूब चुकी थी, और एक जोरदार हंसी से साथ कांचना गायब हो गई। अगली सुबह हुई और गांव वाले फिर से अपने रोजमर्रा के काम में लग गए। खेतों में हल चलने लगे, चूल्हों में आग जल उठी, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिख रही थी। दिलों के भीतर एक अनजाना सा डर घर कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रात का अंधेरा खत्म तो हो गया हो, मगर उसका साया अब भी गांव के ऊपर मंडरा रहा हो। शाम ढल चुकी थी। पंकज और वो दोनों दोस्त एक चाय की टपरी में बैठे आपस में बात कर रहे थे। अरे यार पंकज, आज सचिन दिखाई ही नहीं दिया। ना खेत की तरफ आया, ना चौराहे पर नजर पड़ा। सुबह से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। पता नहीं भाई, मुझे भी वो कहीं नजर नहीं आया, न घर के आसपास, न रास्ते में, और ना ही नहर की तरफ। दिल को अजीब सा लग रहा है, जैसे सचिन के साथ कुछ गलत हुआ हो। अरे तेरी तो हमेशा ही फटती रहती है, जरा सी बात पर डर जाता है। बेवजह का वहम पालकर माहौल और भी डरावना कर देता है। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। मुझे खेत जाना है। आज खेतों में पानी लगाना है, नहीं तो नहर चला जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी। अरे तू पागल हो गया है क्या रे? जो सूरज ढलने के बाद नहर से पानी लगाने जा रहा है, तुझे पता नहीं है आजकल वहाँ क्या क्या हो रहा है? रात में वहाँ जाना ठीक नहीं, मनहूसियत सी फैली रहती है। मेरी मान अभी मत जा,
सुबह उजाला होते ही जाकर पानी लगा देना। अरे पंकज, तू इतना डरता क्यों है यार? एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, फिर आज हो या कल क्या फर्क पड़ता है? रोज रोज डर कर जीने से अच्छा है अपना काम करके निपटे। वैसे भी मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ, बस नहर से पानी लगाने ही तो जा रहा हूँ। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान जानबूझकर अपनी जान ही जोखिम में डाल दे। अकल से काम लेना भी जरूरी होता है, हर बहादुरी समझदारी नहीं होती। चुप कर फट्टू, हर बात में डर दिखाने लग जाता है, जैसे अंधेरा देखते ही तेरी हिम्मत जवाब दे देती हो। जरा हौसला रख और बेकार की बातें बंद कर। वह पंकज को खरी खोटी सुनाते हुए गुस्से में वहां से निकल गया। उसकी आवाज दूर तक गूंजती रही और पंकज बस उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ ही देर में सूरज पूरी तरह ढल चुका था। चारों तरफ रात का अंधेरा गहराने लगा। वह बिना पीछे मुड़े सीधे उसी नहर की ओर बढ़ चला। कदम तेज थे और मन में कोई डर नहीं था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वही रास्ता आज उसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल सफर होने वाला है। और इस अंधेरी रात में उसकी जिंदगी भी हमेशा के लिए उसी नहर के सन्नाटे में डूबने वाली है। जैसे ही वो नहर के पास पहुंचा, अचानक उसके कदम थम गए। सामने वही जगह पर कांचना बैठी थी जहां पर उस रात सचिन ने कांचना को देखा था। और ठीक उसी जगह पर कांचना वैसी ही बैठी हुई दिखाई दी। कहाँ जा रहे हो रामू? इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर अकेले नहर की तरफ ही कदम बढ़ा रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? कौन हो तुम? इतनी रात में इस सुनसान नहर के किनारे मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? तुम्हारी परछाई तक ठीक से नजर नहीं आ रही, और फिर भी तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? बताओ, आखिर चाहती क्या हो मुझसे? पहली बात तो ये समझ लो कि ये रास्ता अब मेरा है। हर कदम पर मेरी ही छाया चलती है। और दूसरी बात, मैं यहाँ यूं ही नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारी बलि चाहिए। आज इसी नहर के किनारे तुम्हारी कहानी भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। मेरी बलि? लेकिन आखिर मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरी जान लेने के पीछे पड़ी हो? मैंने तो तुम्हें कभी ठीक से देखा भी नहीं, फिर ये सजा क्यों? क्या बिगाड़ा है? सच में भूल गए या जानबूझकर भूलने का नाटक कर रहे हो? उस माघ महीने वाली रात, जब अंधेरे का फायदा उठाकर तुम चारों ने मुझे घेर लिया था, और जब मेरी चीखें तुम्हें हंसी लगी थी, जब मेरी इज्जत को रौंदने की कोशिश की गई थी, वह रात जिसने मेरी जिंदगी छीन ली। और आज उसी रात का हिसाब लेने मैं खुद तुम्हारे सामने बैठी हूँ। जैसे ही रामू ने कांचना की ये बात सुनी, उसके दिल में एक अजीब सा डर उतर आया। सांसें अचानक भारी होने लगी, सीने में धड़कने बेतहाशा दौड़ने लगी, और जिस जिस्म में अभी तक अकड़ थी वही अब कांपने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वो किसी आम लड़की के सामने नहीं, बल्कि किसी ऐसे सच के सामने खड़ा है जिससे भागने का अब कोई रास्ता नहीं था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो सब सचिन की चाल थी। उसी ने हमें उकसाया था, मैं तो बस उसके कहने में आ गया था। कसम से मेरा इरादा कुछ गलत करने का नहीं था। मेरी बात मान लो, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी इस रास्ते पर भी नहीं आऊंगा। बस एक बार मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यूं हाथ जोड़ लेने, रोने गिड़गिड़ाने या झूठी कस्मों से मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी? जिस तरह उस रात मेरी हर फरियाद तुम लोगों के कानों तक पहुंचकर भी बेअसर रह गई थी, वैसे ही आज तुम्हारी हर माफी इस अंधेरी नहर में डूब कर रह जाएगी। एक हल्की सी मगर रूह कंपा देने वाली मुस्कान उसके होठों पर उभरी। कांचना ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, मानो उसकी रूह तक पड़ रही हो। फिर अचानक ऐसी ताकत से उसे ऊपर उठाया कि उसे संभलने का मौका तक न मिला। फिर उसे उसी नहर की गहराइयों में फेंक दिया और अगले ही पल अंधेरी रात को चीरती हुई
उसकी चीख नहर में समा गई। पानी में उठी कुछ लहरें पल भर में शांत हो गई और कांचना की हंसी उसी सन्नाटे में गूंज कर रह गई। और फिर सब कुछ थम गया। नहर का पानी फिर से शांत बहने लगा। सुबह हो गई। सूरज की हल्की किरणें नहर के पानी पर पड़ने लगी। गांव जाग चुका था। किसान अपने अपने खेतों की ओर निकल पड़े। चूल्हों से धुआं उठने लगा और जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ने लगी। लेकिन आज हवा में कुछ बदला बदला सा था। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। हर कोई महसूस कर रहा था कुछ ऐसा हुआ है जो दिखाई तो नहीं देता, मगर महसूस जरूर होता है। शाम ढलते ढलते गांव में एक और चर्चा शुरू हो गई। गांव के पांचाल में लोग इकट्ठे हुए। तभी सरपंच जी ने वहां पर इकट्ठे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। गजोधर, ये रामपुर वाली नहर के पास आजकल आखिर हो क्या रहा है? दिन में तो सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही रात उतरती है वहां से अजीब अजीब बातें सुनने को मिलने लगती हैं। गांव के लोग उधर से गुजरने में भी कतराने लगे हैं। हर किसी के मन में डर बैठ गया है। हाँ सरपंच जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं भी एक रात उसी नहर के पास से गुजरा था। सब तरफ खामोशी थी। पानी भी धीरे धीरे बह रहा था। लेकिन तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत बड़ा दर्द सहा हो। मैंने इधर उधर देखा, आवाज को पहचानने की कोशिश की, मगर वहां कोई नहीं था। वही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि ये सब क्या चल रहा है। मेरी पूरी उम्र बीत गई, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला। तो ये सब क्या है? सरपंच जी, भला हमें कैसे पता होगा? माघ मेले के बाद से है ये सब घटनाएं होने लगी। लगता है माघ मेले की रात में वहां कुछ घटा है जो हम गांव वालों को पता नहीं है। उसी भीड़ में सबकी नजरों से लगभग अनदेखे पंकज और उसका दोस्त भी खड़े थे। चेहरों पर बनावटी सादगी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। वो दोनों चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, मानो हर शब्द उनके भीतर किसी दबी हुई सच्चाई को कुरेद रहा हो। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि जिस आफत ने पूरे गांव की नींद उड़ा रखी है, जिस डर ने रामपुर की नहर को मनहूस बना दिया है, उसकी जड़ें यही इसी भीड़ में खड़ी इन दो खामोश परछाइयों से जुड़ी हुई हैं। वो दोनों वहां एक पल भी और रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। चुपचाप बिना किसी की नजरों से मिले धीरे धीरे भीड़ से निकलने लगे। उनके कदम हल्के थे, लेकिन दिलों की धड़कन तेज। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उन्हें देख रहा हो। पंकज चुपचाप अपने घर पर जाकर बिस्तर में लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पंकज बिस्तर पर लेटे करवटें बदल रहा था। फिर वो बिस्तर से उठा और आईने में खुद को देखने लगा, लेकिन अचानक उसे आईने में कांचना का चेहरा दिखाई दिया। कांचना पानी से भीगी हुई थी। आईने में कांचना का चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। वह झटपट आकर अपने घर के बाहर निकला ताकि वो उससे पीछा छूटा सके, लेकिन पंकज इस बात से अनजान था कि कांचना यही चाहती है। पंकज डरा हुआ घर के बाहर चबूतरे में बैठ गया, लेकिन तभी कांचना उसके सामने आती है। वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसी नहर की तरफ दौड़ा, लेकिन उसे क्या पता कि कांचना तो यही चाहती थी। वो चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो सिर झुकाए भाग रहा था कि अचानक उसे सामने किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। नजर उठाते ही उसकी सांस अटक गई। उसके सामने कांचना खड़ी थी, भीगे बाल, स्याह आंखें और डर पैदा कर देने वाली मुस्कान। वो कुछ कह पाता, लेकिन कांचना ने बोलना शुरू कर दिया। तो आखिरकार पंकज, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। जिस रास्ते से भागते हुए तुमने सोचा था कि जान बच जाएगी, वही रास्ता आज तुम्हें यहाँ खींच लाया है। जिस नहर से दूर भागने की
तुमने हर मुमकिन कोशिश की थी। आज वही नहर तुम्हारे सामने खामोश खड़ी है, जैसे बहुत पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही हो। कांचना की ये धीमी मगर भारी आवाज जैसे सीधे पंकज की रूह से टकरा गई। उसका नाम उसके कानों में गूंजता रह गया और उसी पल उसके पैर जमीन में गिरते चले गए। वो भागना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे माफ कर दो, उस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। वो सब सचिन की साजिश थी। मैंने तो उनको मना भी किया था, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारी गलती थी या नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने बदले से मतलब, जो तुम चारों को मौत से पूरी होगी। वो 2 लोगों को मैंने इसी नहर में फेंक कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए, और आज तुम्हारी बारी है। कांचना की बात सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा अब उसकी आवाज खामोश रात को चीर देगी। सीना जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब गया हो। सांसें उखड़ने लगी और गले में अजीब सी सूखापन भर गया। हर धड़कन के साथ उसके सामने वही रात घूमने लगी जिसे वो भूल जाना चाहता था। कांचना के होठों पर एक जोरदार, रूह को कंपा देने वाली हंसी फैल गई। वो हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। उसमें दर्द भी था, गुस्सा भी और एक पुराना हिसाब भी। अगले ही पल बिना उसे छुए किसी अदृश्य शक्ति ने पंकज को जकड़ लिया। उसका शरीर हवा में उठ गया, हाथ पांव बेकाबू होकर छटपटाने लगे। फिर वो उसे एक झटके में उसी नहर में फेंक दिया। फिर कांचना उस अंतिम लड़के अशोक के घर की ओर निकल पड़ी। अशोक उस समय अपने बिस्तर में सो रहा था। उसका घर गांव के सिरे पर था, जहां रात और भी ज्यादा गहरी लगती थी। दरवाजा बंद था, लेकिन कांचना के लिए कोई दीवार, कोई ताला मायने नहीं रखता था। अशोक अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था, चेहरा बेखबर। उसे क्या पता था कि जिस अंधेरे से वो आंखें मूंद कर भागता रहा, वही अब उसके सिरहाने खड़ा है। कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। तभी अशोक की नींद टूट गई। उसकी सांस अटक गई, क्योंकि सामने कांचना खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें और वही सन्नाटा जिसमें हजारों सवाल दबे हुए थे। अशोक कुछ बोल पाता, माफी मांग पाता, उससे पहले ही कांचना ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ इंसाफ था। एक पल को कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। फिर सब कुछ शांत, इतना शांत कि बाहर बहती हवा तक रुक सी गई। सुबह जब गांव जागा, अशोक का घर बंद नहीं था। दरवाजा अंदर से खुला था, कमरा वैसा ही था, बस अशोक की सांसें वहां नहीं थी। और उसी पल कांचना का बदला पूरा हो चुका था। नहर दूर कहीं धीमे धीमे बह रही थी, जैसे सब कुछ देख लेने के बाद अब उसने भी खामोशी ओढ़ ली हो। कोहरे में लिपटी रात धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अंधेरा अपने साथ वो सारे राज समेट ले गया जो इंसानी जुबान कभी बयान नहीं कर पाई। कांचना की परछाई न पानी में दिखी, न जमीन पर, बस हवा में एक ठंडी सिहरन बनकर रह गई। गांव फिर चल पड़ा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन हर दिल जानता था नहर अब सिर्फ नहर नहीं रही। वो गवाह थी, वो जज थी, और वही सजा भी। और तब से लालापुर में कहा जाता है, रात को नहर के पास अगर अचानक कदमों की आहट सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती है।